जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान विषय की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपकी फर्स्ट बुक का 8वां चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने विश्व राजनीति के संदर्भ में होने वाले विभिन्न जो पर्यावरणीय सम्मेलन हैं उनके बारे में जान चुके हैं और साथ में ही साझी संपदा या वैश्विक संपदा उसको अच्छे से समझ चुके हैं। टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाएंगे, आप अच्छे से इसको समझिएगा। तो पहले मैं पुनः एक बार साझी संपदा से अपनी बात स्टार्ट करता हूं। साझी संपदा और इसी को कहा जाता है वैश्विक संपदा भी कहा जाता है और इसी को कहा जाता है मानवता की साझी विरासत या विश्व की साझी विरासत। इसका अर्थ हम जान चुके हैं। उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का अधिकार होता है, वो सारे साझी संपदा के अंतर्गत आते हैं। जैसे वायुमंडल हो गया, अंटार्कटिका क्षेत्र हो गया, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष, ऐसी तमाम बातों के बारे में अच्छे से हम जान चुके हैं। तो आज अपना पहला टॉपिक है वो है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। साझी है वो चीज यानी सबकी है, लेकिन उसके लिए जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हम इसके अर्थ को जानेंगे और प्रश्न यही बन जाता है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिएगा, विश्व पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी देश आपस में सहयोग करेंगे, लेकिन पर्यावरण के नुकसान में सभी देशों का योगदान अलग अलग है। इस आधार पर पर्यावरण रक्षा में सभी देशों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। इसमें विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की जिम्मेदारी है वो अधिक है। तो इस प्रकार से जुड़ी हुई सभी जानकारियां हम आज सबसे पहले समझेंगे। साझी परंतु किस प्रकार से अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। अब पहला पॉइंट इसमें यह बन जाता है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के विचार को किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। तो देखिएगा, पहला पॉइंट है इसमें अपना, विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो इन्हें टिकाऊ विकास के लिए जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए, तभी हम अपने इस सिस्टम को साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को लागू कर सकते हैं। क्योंकि विकसित देशों में ही हमें पता है औद्योगिक विकास हुआ है। और दूसरा पॉइंट हम इसमें बना सकते हैं, भी विकासशील देश है वो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो उन पर प्रतिबंध है वो न लगाए जाए जो विकसित देशों पर लगाए गए हैं। तो विकसित देशों पर हमने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो विकासशील देशों पर अभी नहीं लगाए जाने चाहिए। तीसरा बिंदु आता है इस संदर्भ में, भी विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल जो हमारा हुआ 1997 में, उसकी बाध्यताओं से दूर रखा जाना चाहिए और सभी देश अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी है वो निभानी है वो चाहिए। तो अब आप देखेंगे भी साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के इस विचार को हम कैसे लागू कर सकते हैं। अगर ऐसा प्रश्न बोर्ड में आता है तो इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर अपने उत्तर को अच्छे से लिख सकते हो। अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है भी पर्यावरण के मसलों के ऊपर भारत का क्या प्रयास है, यानी इंडिया के पक्ष की बातें आपको बतानी है भी भारत ने क्या क्या काम इसके लिए किया है। सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाता है, हर बोर्ड परीक्षा में, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और उसका अनुमोदन किया। क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था? 1997 में आया, लेकिन इंडिया ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? याद रखिएगा 2002 के अंदर किए। ये एक पहला प्रयास किया। एक प्रश्न और यहाँ इसी पॉइंट से एक निकाल लेते हैं, एक प्रश्न के रूप में ही, भी भारत, चीन और जो अन्य विकासशील देश है उनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं में छूट दी गई है। क्यों ऐसा किया गया है? जो भी विकासशील देश है जैसे भारत, चीन, क्योटो प्रोटोकॉल में छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इनका कुछ खास योगदान नहीं था, इसलिए इनको
छूट दी गई है। हालांकि कुछ देश जो विकसित देश है वो नाराज भी है, भी ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन ये अगर छोटा प्रश्न बन के आ जाए तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो भारत का दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास है कि भारत ने वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ साथ ही भारत ने 2001 में, गौर कीजिएगा, ऊर्जा के ज्यादा कारगर उपाय अपनाने के ऊपर विशेष जोर दिया है। तो इस प्रकार से ये छोटे क्वेश्चन के रूप में भी ये लाइनें निकल के आ सकती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं भारत के प्रयासों में, तो आप देखेंगे भी प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में भी इंडिया ने अपना काम है वो प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ साथ भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है, तैयार है। और भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया है। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? याद रखिएगा 2002 के अंदर। वहीं पेरिस जलवायु समझौते के ऊपर हस्ताक्षर कर उसका अनुमोदन कब किया? 2 अक्टूबर 2016 को। तो ये भी एक छोटा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बन जाता है। तो भारत के प्रयास थे ये, अच्छे से इनको पॉइंटों को याद रखिएगा। अब कुछ बात करते हैं पर्यावरण आंदोलन को लेकर। हमने सेकंड बुक के अंतर्गत भी इंडिया में होने वाले बहुत से एनवायरनमेंट के जो मूवमेंट थे उनकी बात की। तो ये इस प्रकार के मूवमेंट वैश्विक स्तर पर भी चलते रहते हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी आप यहाँ प्राप्त कर लें। देखिएगा, पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं की सक्रियता ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसे पर्यावरण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो सीधी सी बात है, पर्यावरण को नुकसान होने से बचाने के लिए जो मूवमेंट चलाए जाते हैं वो इन्वायरमेंट मूवमेंट के रूप में जाने जाते हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण और ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। तो ये रिक्त स्थान के रूप में पूछी जा सकती है भी आज पूरे विश्व में कौन से आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण और ताकतवर सामाजिक आंदोलनों के अंदर शुमार किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार के आंदोलनों की विविधता को भी हम जान लें। पर्यावरण आंदोलन की विविधता, अलग अलग जगह अलग अलग समस्याएं, अलग अलग मुद्दों को लेकर जो चलते हैं, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम वन आंदोलन को लेकर। वन आंदोलन, दक्षिणी जो देश हैं जैसे मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीकी देश और भारत में वनों की अंधाधुंध कटाई से वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। ये वन आंदोलनों को लेकर किन क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं उनके बारे में इतनी सी आपको जानकारी हो भी, वनों को बचाने के लिए यहाँ पर आंदोलन चलते रहे हैं। दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और वो है अपना खनिज उद्योग। पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है ये। खनिज उद्योग है वो धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है और रसायनों का भरपूर उपयोग करता है। तो जमीन से बाहर निकालना, खनन के माध्यम से इन्हें बाहर निकाला जाता है और फिर उन रसायनों का भरपूर उपयोग है वो भी किया जाता है। अब एक इसके साथ भी खनिज उद्योग क्या है भी, खनिज उद्योग द्वारा पर्यावरण को हानि पहुंचने के कारण क्या है? तो देखिएगा, एक कारण है भी भूमि और जलमार्गों का प्रदूषण होता है, इससे स्थानीय वनस्पतियों का विनाश होता है। तो ये इसके कारण हो गए और इन कारणों का प्रभाव परिणाम क्या पड़ता है? जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है, अपना घर बार खेत है वो छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। तो ये इसका प्रभाव है। तो मैं जो ये नोट्स फॉर्म यहाँ चल रहा है ये प्रश्नोत्तरों के माध्यम से ही है। एक तरीके से आप देखेंगे हर पॉइंट अपने आप में बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न ही है। इस प्रकार के आंदोलन आपको फिलीपींस में आंदोलन मिलेंगे, जहाँ एक ऑस्ट्रेलियाई जो कंपनी थी उसके विरोध में चला। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आंदोलन चले इस प्रकार के। तो उनकी ये नाम जरूर आपको ध्यान में रहे भी कहाँ कहाँ इस प्रकार के आंदोलन हैं वो चले हैं खनिजों को लेकर। इसी के साथ साथ इसमें आपको इतनी बात और भी ध्यान में रखनी है भी 1980 के दशक के शुरुआती
और मध्यवर्ती वर्षों के अंदर विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला। ये रिक्त स्थान के रूप में भी पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी। विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन चला पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ऐसे कोई भी ऑप्शन बना के, तो दक्षिणी गोलार्ध में चला। ऑस्ट्रेलिया में चला, वो देश की बात आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया में चला ये आंदोलन फ्रैंकलिन नदी और इसके आसपास के वनों को बचाने के लिए आंदोलन है वो चलाया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में ये आंदोलन फ्रैंकलिन नदी और इसके आसपास के वनों को बचाने के लिए चलाया गया। तो फ्रैंकलिन नदी का संबंध किससे, देश से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया। इसके बाद पर्यावरण आंदोलन में ही हम बात कर लें, बांध विरोधी और नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इंडिया वाले चैप्टर में हम इसको अच्छे से कर चुके हैं। भारत में जो बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के जो अन्य आंदोलन हैं वो एक अर्थ में समान धर्मी हैं, एक जैसे हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित है, कहीं भी हिंसा देखने को नहीं मिली है, ये अहिंसा पर आधारित है। तो ये प्रश्न पूछ ले भी किस प्रकार से समान धर्मी है, क्यों, 1 नंबर के प्रश्न में, तो इस हिसाब से इस पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। अगला बिंदु है अब अपना भी पर्यावरण आंदोलन के स्वयंसेवक के रूप में उठाए जाने वाले प्रमुख कदम क्या है। भी आप एक स्वयंसेवक हैं तो आप पर्यावरण आंदोलन के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं, तो 1-2 तो याद रखिएगा। तो इसके लिए हमें वनों की अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध आंदोलन चलाना चाहिए, यानी वनों को कटने से रोकना होगा और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। दूसरा है भी खनिजों के अंधाधुंध दोहन के विरोध में आंदोलन करना चाहिए। ये क्या कर रहे हो, आप सब कुछ ही निकाल लोगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे ये चीज़ें बच पाएगी, कैसे टिकाऊ विकास है वो हम कह पाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से जो कदम है वो लिख सकते हो एक स्वयंसेवक के रूप में। और इसी तरह के एक प्रश्न की बात हम और कर लेते हैं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए उपाय। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए। तो देखिए, पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाने के लिए वही जो स्वयंसेवक के रूप में कहा उसी तरीके वही बात इसमें आ जाएगी। प्रश्न की भाषा का ही तो फर्क है। वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण है वो हमें करना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना भी जरूरी है, क्योंकि जन ज्यादा होंगे तो पर्यावरण को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा भाई। तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए वन्य जीवों का भी संरक्षण है वो करना चाहिए। तो पर्यावरण सुरक्षा के उपाय के रूप में कम से कम ये 4 पॉइंट उपाय हैं वो आप जरूर दिमाग में रखिएगा। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ऐसा नहीं है भी आपको कहीं कोई किसी प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगला प्रश्न है संसाधनों की भू राजनीति। संसाधनों को लेकर जमीन की जो राजनीति है उसकी बात हो रही है। स्टार्टिंग में आपको पता है भी जो औपनिवेशिक देशों के अंदर जो यूरोपीय कंट्री आए थे वो क्यों आए थे, संसाधनों का दोहन करने के लिए ही तो आए थे, अपने उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए ही तो यहाँ आए थे। तो यूरोपीय शक्तियों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति था। भी अंग्रेज भारत आए तो किस उद्देश्य से आए, भी आए तो व्यापार के लिए ही थे। भी किस प्रकार से यहाँ से कच्चा माल वहाँ की इंडस्ट्री में ले जाएं, वहाँ पर तैयार माल को पुनः इन्हीं देशों के अंदर महंगे दामों पर खपा दिया जाए और खूब कमाई की जाए। तो प्राचीन समय से ही संसाधनों को लेकर देशों के बीच है वो मध्य संघर्ष है वो होता रहा है। इसी कड़ी में कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। पहले हमने खनिज संसाधनों की बात की थी, अब यहाँ हम राजनीति को लेकर खनिज तेल और उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं की बात कर लें। सबसे प्यारा प्रश्न, विश्व के कुल तेल उत्पादन का कितना प्रतिशत खाड़ी देशों में होता है, ये ध्यान रखिएगा 30%। तो 30% जो खनिज तेल है यानी पेट्रोल डीजल की जो बात हम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ की, वो खाड़ी देशों में ही निकलता है, प्राप्त होता है। उसके साथ साथ और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सऊदी अरब के पास, सऊदी अरब जो देश है खाड़ी देश, विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है, यानी 25% जो तेल का जो भंडार है वो तो अकेले सऊदी अरब के पास ही है। तो विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश आपसे पूछ ले तो उत्तर क्या रहेगा, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में विश्व
है वो विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। दूसरा भी एक और ध्यान रखिएगा, 2 नंबर पे इराक का नाम आता है, 2 नंबर पे इराक का नाम आता है। और ये जो खनिज तेल क्षेत्र है ये बाहरी ताकतों और कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा के अखाड़े हैं, वो बने हुए रहते हैं। जैसे इन देशों के ऊपर रूस है, चाइना है, वो किसी भी तरीके से इनको दबाए रखना चाहते हैं खनिज तेल की प्राप्ति के लिए, लाभ के उद्देश्य से। तो इसलिए राजनीति विज्ञान में इनका अध्ययन भी हम करते हैं। तो जैसे खनिज तेल को लेकर है उसी प्रकार पानी को लेकर भी समस्या रहता है भाई। तो जल की बात करें तो नदियों के उद्गम से दूर बसा हुआ देश उद्गम के नजदीक बसे हुए देश द्वारा इस पर बांध बनाने, अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है। जैसे यहाँ से ए पॉइंट से कोई नदी निकल रही है, वो आगे बढ़ रही है, बहुत दूर कोई देश है बी पॉइंट पर, तो इसको क्या होगा, ये इस नदी का उद्गम स्थल हो गया। तो यहाँ से बसे हुए जो देश है जो बी पॉइंट पर, तो वो अगर ये पीछे कोई बांध बना लेते हैं या अधिक सिंचाई में इस जल का इस्तेमाल करते हैं, ये पॉल्यूशन करते हैं, तो वो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, तो यहाँ पानी की कमी आ जाएगी, पानी खराब पहुँचेगा। तो वो विरोध करते हैं क्योंकि ऐसे कार्यों से दूर बसे हुए जो देश हैं उनको मिलने वाले पानी की मात्रा कम हो जाएगी या फिर उसकी गुणवत्ता है वो घट जाती है। तो इसलिए भी आपको देखा होगा नदी बंटवारों को लेकर भी देशों के बीच में प्रॉब्लम है वो चलती रहती है। जैसे वैश्विक स्तर पर बात करें तो तुर्की, सीरिया और इराक, इन तीनों देशों के बीच में फरात नदी के ऊपर जो बांध निर्माण है उसको लेकर काफ़ी मतभेद है। तो फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर मतभेद किन देशों में है, तुर्की, सीरिया और इराक जो देश है उनके बीच में जो विवाद है वो चलता रहता है। इसी प्रकार जैसे सिंधु नदी जल बंटवारा है, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम है वो चलती रहती है। तो इस प्रकार के सारी तथ्य हम अलग अलग चैप्टर में इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। अब आता है इस चैप्टर का एक अंतिम और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है मूलवासी, इंडिजिनस। अब देखिएगा मूलवासियों का जो सवाल है वो पर्यावरण, संसाधन और राजनीति, इन तीनों को एक साथ जोड़ देता है। तो अपने आप में ये एक अच्छी बात हो जाती है कि कौन सा सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति इन तीनों को जोड़ देता है, तो वो कौन सा है, मूलवासी की बात। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बाद ध्यान रखना है 1982 के अंदर जो यूएनओ ने इसकी एक परिभाषा दी थी, उस परिभाषा को भी दिमाग में रखना है। 1982 में यूएनओ ने एक परिभाषा दी थी भी, ये क्या है, मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज है जो किसी देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। आज भी ये मूलवासी अपनी परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक और आर्थिक ढर्रे पर अपना जीवन यापन करना पसंद करते हैं, वो मूलवासी कहलाते हैं। जैसे हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें, जैसे भील हो गई, गरासिया जनजाति हो गई, सहरिया जनजाति हो गई, ये सारे इंडिजिनस हैं। उसके साथ साथ कुछ आंकड़े और ध्यान में रखिएगा छोटे प्रश्न के रूप में, और वो है भी फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी रहते हैं, मूलवासी। तो प्रश्न आए हुए हैं बोर्ड में इस प्रकार के कि फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में कितने मूलवासी लोग हैं वो रहते हैं, तो 20 लाख रहते हैं। इसी प्रकार चिली में मोपुसे नामक मूलवासियों की जो संख्या है वो कितनी है, 10 लाख है। बांग्लादेश में चट्टगांव जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर इनकी संख्या 6 लाख है, जो आदिवासी जो कहते हैं जिन्हें। और एक और सुपर इंपोर्टेंट प्रश्न कि भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी या आदिवासी, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो आप। तो भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जाति नहीं, ध्यान रखिएगा, जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी की बात आती है, एससी नहीं, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये कुल जनसंख्या का 8% है जो आदिवासी हैं इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा भी 1975 के अंदर, 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स का गठन हुआ।
तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स का गठन कब हुआ? 1975 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदात्री परिषद के रूप में दर्जा है वो दिया गया था। सबसे पहले इसको परमिशन भी दे दी, हाँ भी ये ठीक है ये सिस्टम इनका। और एक प्रश्न और आप ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट है अपना, और वो है मूलवासियों की प्रमुख मांग क्या है। तो मूलवासियों की जो प्रमुख मांग है, अपनी सरकारों से प्रमुख मांग है कि उन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। भाई हमें हमारे उसी हाल में आपको एक्सेप्ट है वो करना चाहिए। तो मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाले समुदाय हैं वो इन्हें माना जाए, ये इन मूलवासियों की प्रमुख है वो मांग रहती है। तो इस प्रकार से आज के इस चैप्टर में, इस वीडियो में अपना इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट था उसकी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनको हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद करूं आप इनसे ज़रूर लाभान्वित होंगे और कल आपको अपने इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर इस पूरे चैप्टर की जो PDF है वो भी उपलब्ध है, वो करवा दी जाएगी। चलिएगा, आप अपनी तैयारी इसी प्रकार से सतत रूप से जारी रखिएगा। जल्द ही फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।